हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम प्रश्नमाला 5.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 12 है, वहाँ से हम हल करने वाले। इससे पहले हमने 11 नंबर क्वेश्चन तक हल कर लिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो पहले आप ज़रूर देख लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको हम हल करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ऐसे है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इससे पहले देखिए हमने क्या छोड़ा था भाई। हाँ, 11% हल नहीं किया था, तो हम 11% पहले हल कर लेते हैं। इसमें बताया गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद यानी कि S1 क्या है और प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को हम पहले हल करेंगे, उसके बाद हम 12 क्वेश्चन है वो हल करेंगे। तो अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को हल करने वाली हैं। देखिए किस प्रकार हल करते हैं। हमें n पदों का जो योग है वो 4n-n² दिया गया है। तो अब देखो हम यहाँ पर n का मान यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ n बराबर हम 1, 2, 3, 4 इस प्रकार यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि हम s यहाँ पर 1 रखेंगे, ये हमारा क्या होगा, प्रथम पद होगा। तो यहाँ पर 4 × 1 - 1 यानी 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, तो यानी 4 × 1 यानी 4 - 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। तो S1 बराबर कितना है, यहाँ पर 3 आया। कितना आया, 3। इसको हम प्रथम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हमें A1 भी क्या, या फिर A1 भी हम इसको कह सकते हैं। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम, चलो ठीक है, हम यहाँ से इसको बनाते हैं। यदि हम S2 निकालें, क्या निकालेंगे, S2 निकालेंगे, तो S2 क्या होगा भाई, 4 × 2 - 2 का और स्क्वायर होगा। 4 दूनी कितना होता है, 8 - 4, 8 में 4 कितना बचेगा, 4। S2 बराबर बचा हमारे पास 4 हुआ। अब देखिए हमने आपको सूत्र बताया था एक, यानी किसी भी एपी का nवां पद हमें निकालना हो और हमें योग दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे कि Sn- हम क्या करते हैं, S इससे पहले वाला पद Sn-1 करते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें पहला पद तो क्या है, S1 है, वही क्या होता है, पहला पद होता है। लेकिन S2 कैसे निकालेंगे, यानी A2 कैसे निकालेंगे कि A2 हमारे पास क्या होगा, S2 - Sn2 - 1 कितना होगा, 1 होगा। तो अब देखिए 2 का मान क्या है, हमारे पास 4 है, और S1 का मान कितना है, 3। तो हम यहाँ पर A2 का मान हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो A2 बराबर कितना होगा, 1। आगे बात समझ में आप को, ठीक है। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं, S3 निकाल सकते हैं। S3 कैसे निकालेंगे, 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, कितना बचा है यहाँ पर 3 बचा। अब आपको क्या निकालना है, A3 निकालना। तो A3 क्या होता है भाई, S3 - S2 होता है। S3 का मान 13 है, S2 का मान कितना आया था हमारे पास भाई, 4 आया था। तो 13 में से घटा देंगे आप, S3 सॉरी यहाँ पर 3 था ना, कितना था, 3 था। ठीक है, यहाँ पर 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, -1। तो A3 बराबर हमारे पास मान आ गया -1। ठीक इसी प्रकार हमको अब क्या करना था कि इसमें एक तो और पूछा था हमें कि इसी प्रकार तीसरा पद हमने ज्ञात कर लिया है और हमें 10वां पद भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10वां पद, और 10वां पद ज्ञात करने से पहले हमें 9वां पद की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, S9 क्या करेंगे, S9 ज्ञात करेंगे। S9 क्या करेंगे, 4 × 9 - 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 × 36 - 9 = 81 होता है। तो यहाँ से देखो इसमें से ये कटेगा नहीं, इसमें से ये कटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 11 में से घटाने पर कितना बचता है, 5, 7 में से 3 घटाने से हमारे पास 4। तो S9 बराबर हो जाएगा हमारे पास -45। तो अब हम क्या करेंगे, A9 ज्ञात करेंगे। तो A9 कैसे ज्ञात करेंगे, इससे पहले हमें 8वां पद और भी ज्ञात करना था ना, तो अब हम कर लेंगे 8वां पद और कर लेते हैं। चलो ठीक है, हम यहाँ पर तो, या फिर हम चलो ठीक है 10वां पद याद कर लेंगे, उससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो A9 इसको छोड़िए, हमें A10 ज्ञात यानी S10 ज्ञात कर लेते हैं। तो S10 क्या होता है हमारा, 4 × 10 - 10 का और स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 - 10 का कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना हुआ भाई, यहाँ पर माइनस में 60 हुआ। अब हम यहाँ पर A10 यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखिए A10 क्या होगा, S10 - S9 होगा। तो S10 कितना, माइनस का 60 है, और ये माइनस में ये -45 से कितना हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 45 हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई, कितना आएगा भाई हमारे पास 15 आएगा। कितना आएगा, 15। और वो भी किस में आएगा, माइनस में, यानी -15। तो A10 बराबर हमारे पास आ गया -15।
15। हमारे पास तीसरा पद आ गया, हमारे पास 10वां पद आ गया, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, पूछा है हमें कि प्रथम दो पदों का योग पूछा है हमें। क्या पूछा है? प्रथम दो पदों का योग। तो ए तो हमारे पास A10 भी आ गया और तीसरा भी हमारे पास पद आ गया, और हमें एक nवां पद भी याद करना ना, और दूसरा पद भी हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और हम प्रथम दो पदों का योग है वो देखिए हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। प्रथम दो पदों का योग वो कितना होगा कि प्रथम दो पद कौन से, A1 और A2 है, तो इनका योग हमारे पास होगा भाई 3 और 1 प्लस 4, 3 1 कितना हो जाएगा 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने हमारे पास एक ये भी हो गया। अब हमें पूछा है कि nवें पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, nवें पद ज्ञात करने हैं। तो nवें पद हमें ज्ञात करने के लिए क्या होगा, हमें एक तो Sn निकालना होगा और एक Sn-1 है वो भी हमें निकालना होगा। तो पहले हम क्या निकालते हैं, Sn निकालते हैं। तो Sn तो हमारे पास सीधा डायरेक्ट दिया हुआ है कि 4n-n² है, ठीक है। और एक हम क्या निकालते हैं, Sn-1 निकालते हैं, एवं वो क्या होगा कि n के स्थान पर हमें क्या रखना है, n-1 रखना है। तो 4n-1 माइनस n-1 का क्या करेंगे, हम यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे। तो इसको अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कितने होने वाला भाई 4n-4 माइनस इसका जो वर्क करेंगे तो हमारे पास क्या होगा n² और +1 माइनस का 2n। देखिए 4n-4 माइनस का n² माइनस का 1 प्लस का 2n हो जाएगा। अब देखिए कि माइनस का तो n² है यहाँ पर, 4n और 2n कितना हो जाएगा यहाँ पर 6n हो जाएगा, और माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें nवां पद है वो याद करना है। तो हम an लिखेंगे और हमारे पास क्या होगा Sn माइनस क्या होता है, Sn-1 होता है, ठीक है। अब देखिए कि Sn का मान हमारे पास तो क्या है 4n-n², फिर माइनस का चिन्ह यहाँ पर है। अब Sn-1 की वैल्यू हमारे पास है ये है, अब माइनस को हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। चलो ठीक है, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, माइनस का n² है प्लस का 6n माइनस का 5 है। तो यहाँ पर देखिए 4n-n² माइनस माइनस प्लस का n² माइनस प्लस माइनस का 6n माइनस प्लस का यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 4n माइनस का 6n यहाँ पर माइनस का 2n बन जा, और प्लस में कितना बचा यहाँ पर 5। तो अतः जो nवां पद है वो क्या होगा हमारे पास 5 माइनस 2n, कितना होगा 5 माइनस 2n, ठीक है। तो आप इस प्रकार इन सभी क्वेश्चनों को जो है उत्तर दे सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 है उसकी ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछा गया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो विभाज्य हो, यानी कितने नंबर हमारे पास 40 नंबर लेने हैं पूरे, है ना, ठीक है। तो हम देखो किस प्रकार हल करते हैं। तो देखिए कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक हमें लिखने हैं, यानी उससे जो उसका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो देखिए पहला कौन सा है, 6 से विभाज्य क्या होता है भाई, 6 होता है क्या, बिल्कुल होता है। उसके बाद 12 होता है, चलो ठीक है हम यहाँ पर लिख देंगे, एक FP यहाँ पर लिख लेते हैं, 6 होता है। उसके बाद 12 भी होता है, यानी पढ़ा मतलब बोलना अपन को, 18 6 18, ठीक है। इस प्रकार आपको कितने पदों तक करना है, 40 पदों तक यहाँ पर आपको करना है, 40 पदों तक। आगे बात समझ में आपको। अब इनका हमें क्या करना है, योग करना है। तो कितने पद है यहाँ पर 40 पद हैं, कितने पद हैं 40 पद हैं। अब देखिए A बराबर 6 है, D हम यहाँ पर मान ज्ञात कर सकते हैं, उस प्रकार हम Sn है यानी S40 हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम हल करेंगे तो हमारे पास A बराबर तो 6 है, D बराबर हमारे पास है 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। n बराबर कितना हमारे पास 40 पदों तक ज्ञात करना है। तो हम चूँकि हम सूत्र लगाते हैं कि Sn पदों का योग कितना होता है n/2 और 2a + n-1 इंटू D यहाँ पर आपको करना है। तो 40 है तो S40 लिखेंगे, n/2 यानी 40 बटा हम क्या करेंगे 2 करेंगे, और प्रथम पद हमारे पास क्या है 6 है, प्लस n का मान 40 माइनस 1 और D का मान हमारे पास क्या है 6। तो ये तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 और 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 39 इंटू 6। तो ये 20 और ये 12 प्लस 39 को 6 से गुना करेंगे तो 9 6 कितना होता है भाई 54 होता है, और 6 18 और 18 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 23 234। अब देखिए अब क्या करेंगे हम इसको
जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 और 2 6, 3 और 1 4, ये 246 हो जाएंगे। अब 246 को हमें 20 से गुणा करना है। पहले क्या कर लेते हैं, 2 को गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 2 2 4, ये 0 यहाँ पर लास्ट में लग जाएगा। तो 4920 हमारा वो क्या है कि 6 से विभाज्य होने वाले प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना है भाई, हमारे पास है 4920 है। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पूछा गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम इसको किस प्रकार हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 8 के जो प्रथम 15 गुणज वो कौन से हैं, कि पहला तो हमारे पास क्या है, इसके देखो एक एपी बनेगी, उसका पहला तो हमारे पास 8 है। उसके बाद क्या हमारा पास 16 भी है। ठीक है, 8 3 कितना होता है, 24 भी होता है। इस प्रकार देखिए जो 15 गुणज वो कितना हो जाएगा भाई, देखो 15 पढ़े में 8 आता है, नहीं 15 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पास से 120 हो जाएगी। अब हमें पूछा है कि यहाँ पर कितने गुणज हैं, यानी कि 15 गुणजों का योग करना, हमें क्या करना है, तो 15 गुणज वो कितना हमारे पास 120 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें डायरेक्ट यहाँ पर जो योग वो ज्ञात कर सकते हैं कि एस एन बराबर हमारे पास क्या होता है, n/2। हमारे पास प्रथम पद ए और अंतिम पद हमारे पास क्या है 120 है, तो हम यहाँ पर एल डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हमें 15 पदों का ज्ञात करना है, तो ऐसे 15, तो 15 पद हमारे पास क्या है, यही है 120, यानी आप डायरेक्ट इसको गुणा कर सकते हैं। हमारे पास कितना है 120, जो कि क्या है 15वां गुणज है। तो 15/2, ए का मान 8 है, एल का मान कितना 120 है। तो 15/2 120 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 128, और इसको हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना 2 6 के 12 और 2 4 के कितना होता है यहाँ पर 8 होता है। अब 15 को हम 64 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 15 चौक 60 होता है। ठीक है, 15 6 90 और 90 6 96, यानी 960 है। तो हमारा आंसर होगा कि जो 8 के जो प्रथम 15 गुणजों का योगफल है वो कितना हुआ भाई, हमारे पास 960। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 है उसकी ओर चलते हैं। इसमें मैं पूछा गया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, हमें उनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो हमारे पास इसके जो एपी बनेगी वो क्या होगी, यानी इसके बीच में जो भी संख्या है वो क्या होगी, हमारे पास विषम संख्या लेनी है, तो वो कितनी होगी, 0 के बाद में क्या आता है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। इस प्रकार आप यानी 50 तो सम संख्या हो जाए, इससे पहले कितना होता है यहाँ पर 49 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, वो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें पद कितने हैं, हमें पहले पद ज्ञात करेंगे। तो चूँकि हमें पता है कि ए एन बराबर देखो क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है। ए एन का मान यहाँ पर अंतिम पद ये तो कितना भी यहाँ पर 49 है, ए का मान कितना है 1 है, और n-1, अब हमें n का तो मान ज्ञात करना है -1, और d का मान कितना 3 में से घटाने पर क्या बचता है 2, पता है आपको। ठीक है, तो 49 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 48 बराबर n-1, ये 2 है, इसके भाग में जाएगा तो हमारे पास कितना होगा भाई 48 हो जाए, यानी इसका कितना हो गया 24, और 24 बराबर n-1 है। हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर हम करेंगे माइनस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई 25। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितनी है, हमारे पास टोटल 25 है। तो 25वां पद कौन सा हमारे पास है 49 है। तो हम क्या करेंगे 25 पदों का जो है योग ज्ञात करेंगे। तो S25 हमारे पास क्या होगा कि जब अंतिम पद हमें दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद और प्लस क्या करते हैं, यहाँ पर SN लगा देते हैं ना, प्रथम पद और अंतिम पद लिखते हैं। तो प्रथम पद, अब देखो 15 पदों का हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 25/2, और ए का मान हमारे पास कितना है 1 है, एल का मान कितना हमारे पास 49 है। तो 25/2 × 50, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25 × 25, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 625। ठीक है, तो हमारे पास इनका जो योग है वो कितना होगा 625। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में कि एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। ठीक है, यानी कि उसको यानी तिथि के बाद यदि कोई कार्य किया जाता है उस पर क्या लगता है, विलंब शुल्क लगता है। तो पहले दिन के लिए कितना लगता है 200 रुपये लगता है, और दूसरे दिन के लिए 250 रुपये लगते हैं, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, ये पहले जुर्माने से जब दूसरा जुर्माना लगता है उसमें 50 अधिक लगते हैं। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर सार्वंत एक एपी बनेगी और जिसका अंतर क्या होगा, सार्वंत यानी डी होगा, जो कि क्या है 50 है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन से जुर्माने से 50 अधिक है। यानी कि यहाँ पर 300 है तो उसके अगले दिन का कितना होगा भाई, 350 होगा। ठीक है, तो एक ठेके को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी कि 30 दिन क्या कर लेता है भाई, आगे कर देता है। ठीक है, यानी लेट हो जाता है। तो हमें 30 दिन का क्या करना है, योग ज्ञात करना है, ताकि हमें कितने पैसे चुकाने होंगे। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप अब देखिए कि पहले दिन का जुर्माना कितना भाई 200 रुपये है, दूसरे दिन का 250 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे का 300 है, चौथे का 350 रुपये। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें 30 दिन का जुर्माना कितना होगा वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसलिए देखिए, इसलिए देखो, इसलिए क्या एक एपी बन जाएगी यहाँ पर। इसलिए एपी है वो क्या बनेगी, यहाँ पर एक समानदर्श रेडी है, 200 है, 250 है। ठीक है, 200 यानी 300 रुपये हो जाएंगे, 350 है। इस प्रकार ये क्या मसीह में चलने वाली है, रुपये में चलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए कि ए बराबर कितना है, 200 है, डी बराबर कितना है, 50 है, और एन बराबर हमें कितना दिया हुआ भाई, 30 दिया हुआ है। और हमें ज्ञात करना है कि 30 दिनों का हमें कितना रुपये हुआ, यानी का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए तो हम चलो ठीक है, इसको हम इधर कर लेते हैं ताकि जो अगला क्वेश्चन है वो नीचे हल कर सकें। यहाँ पर देखिए, चूँकि हमें पता है कि एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और कितने दिनों का, 30 दिनों का। तो हम यहाँ पर एस 30 लिखेंगे। ठीक है, और बाद में 30 बटा 2 इंटू ए का मान 200 रुपये है बिल्कुल, प्लस एन माइन 30 माइनस 1 डी का मान कितना है यहाँ पर 50 है। आगे बात समझ में। यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएंगे 15 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 429 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। अब देखिए 15 इंटू 400 प्लस 29 को हम किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 145, और आगे क्या है जीरो, यानी पूरा टोटल कितना हो जाएगा 1450। अब हम इसमें जोड़ेंगे तो 15 इंटू ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे पहले जोड़ेंगे, जोड़ के क्या हो गया गुणा में होगा। तो क्या होगा हमारे पास भाई 1400 400 कितना हो जाएगा भाई 1850 कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 1850। अब हम करेंगे इसको गुणा किससे, 15 से। तो 15 5 75, 75 का 5 8 पाई 8 8 पाई 7, और 15 8 120 120 और 7 127 127 का 7 8 पाई 12, 15 15 15 और 12 कितना हो जाता है 5 2 7 और 1 27 कितना हो जाता है 27, यहाँ पर लगेगा 0। तो 27,750 रुपये क्या हो जाएगा अभी 30 दिन बाद में उसका जो विलंब है, यानी जो जुर्माना वो कितना हो जाएगा 27,750 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो अगला क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम प्रश्नमाला 5.3 है उसके बारे में, जो उसका क्वेश्चन नंबर 16 है वो हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की जो राशि वो रखी गई है। कितने पुरस्कार है, 7 पुरस्कार है, और उनके लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें पहले पुरस्कार की राशि बतानी है, दूसरी बतानी है, तीसरे चौथे पाँचवें छठे और 7वें की बतानी है। और टोटल का जो योग हमें दिया गया वो कितना है 700 रुपये दिए गए। तो हमें क्या दिया गया S7 है वो क्या हमारे पास है 700 रुपये है, यानी उनका योग हमारे पास 700 रुपये है। अब देखो हमें जो पहला पुरस्कार वो नहीं दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि हमें जो पहले पुरस्कार की जो राशि है हमने मान लिया अभी A रुपये है। ठीक है, और उसके बाद बोला है कि जो प्रत्येक पुरस्कार उसका अगला जो पुरस्कार है वो क्या है 20 रुपये उससे कम है। तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा हमारे पास A माइनस 20। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 20 रुपये और कम करेंगे, यानी यहाँ पर सार्वंत्र वो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 या फिर -20 होने वाला। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार हल करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर मान लिया है कि माना कि पहले पुरस्कार की जो राशि है उसको हम A रुपये मान लेते हैं। तो पहला माना तो पहले के लिए हम A1 लगा देते हैं यहाँ पर, यानी पहला हो जाएगा। और दूसरे के लिए हम राशि मान लेते हैं, यानी कि जो प्रत्येक पुरस्कार वो पहले पुरस्कार से 20 रुपये यानी कि जो राशि उससे कम है तो हम यहाँ पर
उससे 20 रुपये यहाँ पर कम कर दिए। ठीक, अगला है वो क्या है, इससे 20 रुपये कम होगा। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको यदि हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए -20 कितना हो जाएगा भाई, माइनस का यहाँ पर 40 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसी प्रकार है वो 7 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बनती है, एक एपी बनती है। अतः एपी क्या होगी भी हमारे पास, पहला पद हमारे पास ए है, उसके बाद a -20 है, उसके बाद -a -40 है। यदि हम 20 यहाँ से और कम करें तो हमारे पास क्या आएगा, a-60, और उसके बाद और 20 कम करें तो कितना आएगा, a-70, इस a-80, इस प्रकार हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है, तो हमें कितने पद लेने हैं, यहाँ पर 7 पद लेने हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना होगा कि हमें अब डी निकालना होगा। तो सार्वय अंतर क्या होगा भाई हमारा, सार्वय अंतर वो क्या होगा, डी कि a2 - a1 होता है, a2 - a1 होता है। a2 यहाँ पर कितना है, a-20 है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, a1 का मान कितना है a, तो ये दोनों से हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ पर कितना बचा भी हमारे पास, -20, कितना बचा, -20 रुपये हमारे पास आ गए। ठीक है, तो अब देखिए कि हमें 7 पदों की जो 7 क्या थे यहाँ पर नकद पुरस्कार थे, उनकी राशि कितनी थी, 700 रुपये। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि S7 बराबर कितना है, 700 रुपये, कितने 700 रुपये। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि चूँकि पहले देखो हमें क्या निकालना होगा कि ए है उसका हमें मान निकालना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं S7 बराबर, Sn बराबर हमें तो पता है पहले कि n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। तो अब देखिए हमारे पास n का मान हम 7 रख देंगे, a हमें पता नहीं है, n का हम 7 रख दें, d हमें पता है, तो यहाँ से हमारे पास a का मान आ जाएगा, वही हमें पूछा है। उसके बाद हम जो दूसरे पुरस्कार की जो राशि है वो बता देंगे, तीसरे की यहाँ से बता देंगे। ठीक है ना, तो देखिए S7 बराबर कितना है, यहाँ पर 700 है, बराबर यहाँ पर n का मान 7/2 है। ठीक है, 2a प्लस यहाँ पर 7 रखेंगे, 7 - 1 यानी कितना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास, -20 है। ठीक है, आगे देखिए ये 700 बराबर ये 7/2 और 2a प्लस माइनस हो जाएगा, 6 दूनी यानी 12, कितना हो जाएगा यहाँ पर 120। आई बात समझ में। यहाँ पर देखिए 700 बराबर कितना होगा, 7/2। यदि 2 यहाँ से मतलब जो हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस, और इसका हम आधा करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 60। अब 2 से 2 क्या हो सकता है, यहाँ पर कैंसिल हो सकता है। और देखिए 7 से कितनी बार कैंसिल होगा, 100 बार कैंसिल होगा। कितनी बार होगा, 100 बार। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर करते हैं इसको, देखिए कि 100 बराबर कितना होगा भाई, a-60, कितना होगा a-60। तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 60 इधर आएगा तो हमारे पास कितना होगा 160, कितना होगा 160। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पहले पुरस्कार की राशि है वो कितनी है अभी, 160 रुपये है। ठीक है, तो पहले पुरस्कार की राशि वो कितनी है, 160 रुपये। और यहाँ पर दूसरे की कितनी हो जाएगी भी, दूसरे की कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ए का मान हम यहाँ पर 160 रखेंगे, -20 करेंगे तो कितना होगा भाई 140 होगा, यानी 20 हम कम कर देंगे। और यहाँ पर कितना, तीसरी कितनी होगी भाई, a-40 है, तो a-40 हम करेंगे तो 160 माइनस हम 40 कम करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 120। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से कितना बचेगा 100। आगे बात समझ में आपको। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 80। और अगले पुरस्कार की राशि वो कितनी होगी 60, उसके बाद कितनी होगी 40। तो कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम यहाँ पर जो 7 पुरस्कार की उसकी राशि में हमारे पास कितनी है 40 रुपये है। कितने हैं 40 रुपये हैं। ठीक है, तो हम जो अब अगला क्वेश्चन है वो हल करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, तो यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग तो अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए। यानी पहली कक्षा है तो फर्स्ट है तो वो 1 पेड़ लगाएगी, दूसरी कक्षा है वो 2 पेड़ लगाएगी, तीसरी है वो 3 पेड़ लगाएगी, चौथी है वो 4 पेड़ लगाएगी। उसी प्रकार जो 12वीं कक्षा है वो 12 पेड़ लगाएगी। आगे देखिए हमें क्वेश्चन क्या बोलता है कि उदाहरण है कि कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कक्षा 2 का 2 और कक्षा
मतलब 2 का 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, ठीक है। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, यानी कक्षा 12 का वो कितना लगाएगा भाई, 12 पेड़ लगाएंगे। अब देखिए हमें क्या बोला गया है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग यानी 3 सेक्शन है। तो देखो पहली कक्षा के हमारे पास 3 है तो वो कितने पेड़ लगाएंगे, यानी 3 एकम 3। दूसरी कक्षा के 3 दूनी 6, तीसरी के 3 तिरी 9 पेड़ लगाएंगे, चौथी के 3 चौक 12 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार है 12वीं कक्षा के वो कितने 3 सेक्शन है वो भी कितने पेड़ लगाएंगे, 12 3 कितना होता है 36 हो, यहाँ पर कितने पेड़ लगाएंगे 36 पेड़ लगाएंगे। आगे देखिए तो प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या में बतानी है। अब हमें क्या करना है, जितने पेड़ लगाए उनका हमें क्या करना है, योग करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमें एक कंडीशन दी गई है वो लिख देते हैं कि जो कक्षा में यानी कि प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है, यानी कि 3 क्या है हमारे पास अनुभाग है, क्या है हमारे पास 3 अनुभाग है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब हम देखो अब हमारे अनुसार है तो प्रश्न को बनाते हैं कि फर्स्ट कक्षा किस प्रकार, कौन सी कक्षा, कक्षा फर्स्ट, आप पर लिख देते हैं कक्षा फर्स्ट द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने होंगे भाई, कुल पेड़ होंगे हमारे पास, देखो इसको हम क्या मान लेते हैं, A1 मान सकते हैं, उसके बाद A2, इसी प्रकार हमारे पास कितने हैं भाई, A 12 तक चलेंगे यानी 12 कक्षा है, ठीक है। तो कुल पेड़ कितने होंगे कि 3 सेक्शन है, पहली क्लास का 3 सेक्शन है और कितने पेड़, यानी पहली क्लास है वो 1 पेड़ लगाती है तो 3 सेक्शन है वो कितने लगाएंगे, फिर 3 एकम 3 पेड़ लगाएंगे। और जो सेकेंड कक्षा है उसके द्वारा कितने पेड़ लगाएंगे, यानी कि 3 पेड़, तो 3 तो सेक्शन है और दूसरी कक्षा कितने लगाएंगे, 2 पेड़ लगाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार हमारे पास जो थर्ड क्लास है वो कितनी लगाएंगे, कि 3 तो हमारे पास क्या तीसरी जो क्लास है तो 3 पौधे तो उसे लगानी ही है और उसके सेक्शन कितने हैं, 3 तो सेक्शन है वो 3 पेड़ लगाएंगे, तो 3 3 कितना हो जाएगा, टोटल पेड़ 9 हो जाएगा। उसी प्रकार जो फोर्थ क्लास है वो भी क्या करेगी कि 3 तो पेड़ लगानी है उसको, ठीक है, और वो चौथी क्लास में है तो उसको 4 पेड़ वो लगाएंगे, 3 सेक्शन है और 4 पेड़ लगाएंगे तो 4 3 12 पेड़ हो जाएंगे। इसी प्रकार हम 5वां भी निकाल सकते हैं, तो 5वां तो 3 पेड़ तो 3 सेक्शन है और 5वीं क्लास है तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 पेड़ हो जाएंगे। इसी प्रकार हम 12वीं क्लास तक है वो कर सकते हैं, तो 12वीं क्लास हम ऐसे लिख देंगे, तो वो कितना होगा हमारे पास, तो 3 3 पेड़ लगाएंगे और यानी 3 तो वो सेक्शन है और 12 क्लास है तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36 पेड़ हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इनका सबका योग ज्ञात करना है। अब देखिए योग किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो अब देखिए कि हम इसको क्या बन जाती है, AP बन जाती है, अतः AP के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, कितना है 3 है 6 है 9 है 12 है 15, इस प्रकार डॉट डॉट करके हमारे पास कितने हैं 36 है। यानी कि पहला पद हमारे पास हम लिख देंगे A बराबर कितना है 36 है और अंतिम पद या फिर AL, इसको हम L भी तो लिख सकते हैं, वो कितना हमारे पास 36 है और D हमारे पास है। अब देखो जब हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद हो तो हमारे D की आवश्यकता नहीं होती, हम डायरेक्ट है जो SN का सूत्र लगा के हल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि SN बराबर क्या होता है N/2। जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद हम या तो फिर हमारे पास हम ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर हमें दिया हो तो S12 बराबर हम 12/2, एक का मन हमारे पास 3 थोड़ी ना है, 3 है ना, 36 थोड़ी है, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 36, तो S12 बराबर हमारे पास कितना होगा 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 39, और इसको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 234, कितना आएगा 234 पेड़ कुल आएंगे, ठीक है। तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विद्यार्थियों द्वारा कुल पेड़ों की जो संख्या है वो कितनी लगाएंगे, 234 पेड़ लगाएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, वो भी हल कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए, ठीक है, मतलब यहाँ पर केंद्र A एक तो ये एक हमारे पास के B को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, यानी उत्तरोत्तर मतलब है जो अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, मतलब जलेबीकार की एक आकृति बनाई गई है, ठीक है। तो जैसा कि आकृति 5.4 में हमें दर्शाया गया है कि 13 क्रमागत वर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। देखो सर्पिल मतलब एक तो ये है, ये पहला है
और यहाँ से ये क्या है, दूसरा है, इसके बाद ये तीसरा होगा, चौथा होगा, पाँचवा होगा, इस प्रकार ये भी 13वां भी होगा। और इन हमें 13 अर्धवर्तों की जो कुल लंबाई है वो हमें बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ कि ए 0.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसके यहाँ से कितनी है भाई, 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरे की कितनी हो जाएगी, 2.0 हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी, चौथे की 2.05 होगी, इसके बाद 2.5, इस प्रकार त्रिज्या चलने वाली है। अब हम इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो हमने जो चित्र बना दिया है कि पहला जो अर्धवृत्त है इसको हम नाम दे देते हैं कितना, L1, उसको हम दे देते हैं L2, इसको दे देते L3। इस प्रकार हमें L13 तक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो त्रिज्या दी हुई है तो हम यहाँ पर कर लेंगे कि पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या हम मान लेते कितनी है भाई, R1 है, और वो कितनी है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं R2, वो कितनी है 1.0 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम तीसरे की मान लेते हैं, वो कितनी है R3 मान लेते हैं, वो कितनी होगी हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो सारा अंतर वो कितने आने वाला है, 0.5 का आएगा। तो अब देखिए इसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं कि जो 13वां वर्त है, यानी कौन सा, 13वें अर्धवर्त की त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास R13, वो कितनी है। तो इस प्रकार हमें जो ज्ञात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे पहले, और उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी जो परिधि बन रही है उसकी हमें क्या करनी है, टोटल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले हमें जो 13वां अर्धवर्त है उसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या AP बन रही है, तो यहाँ पर अब देखो हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि A बराबर तो कितना है 0.5 है, 5 सेंटीमीटर है। और D बराबर हमारे पास क्या है A2 - A1 यानी 1.0 - 0.5 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 0.5 सेंटीमीटर होगा। अब हमें क्या करना है कि R13 हम ज्ञात कर सकते हैं। अब R13 है तो हमारे पास टोटल पद कितनी हो जाएंगे, हमारे पास n बराबर 13 पद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तो R13 बराबर जिस प्रकार हमने AN लिखा था उसी प्रकार क्या करना है, तो R प्लस, अब इसको हम 12 और D कर सकते हैं क्या, बिल्कुल 12D कर सकते हैं, ठीक है। R का मतलब पहली त्रिज्या है वो कितनी है 0.5 है, और 12 इंटू D का मान कितना है यहाँ पर 0.5 है। तो 0.5 प्लस इसको हम गुणा 12×60, तो 12×60 इस प्रकार लिखेंगे। एक अक्षर बाद में यानी एक अंक बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये कितना होगा हमारे पास 0.5 और 6.0, तो 6.5 हो जाएगा। तो 13वें वर्त की जो त्रिज्या है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, इतनी सेंटीमीटर आ जाएगी, 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब हमें पूछा है कि अब ये तो क्या बन गई, हमें त्रिज्या बन गई, और अब हमें पूछा है कि जो इनके जो अर्धवर्त की जो लंबाई है, अब देखो अर्धवर्त की एरिया क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी। अब पूरी परिधि होती है हमारे पास 2πr, अर्धवर्त की परिधि कितनी हो जाएगी हमारे पास 2πr/2, 2πr/2 आई बात समझ में। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा πr। अब हमें ये πr है वो कितनी बार लिखना होगा, 13 बार, ठीक है ना। पाई तो कॉमन रहेगा सबके अंदर, और R1 R2 R3 इसके साथ हम पाई लिखेंगे। तो हमारे पास जो 13 अर्धवर्त है उनकी जो परिधियाँ हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। देखिए तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि अर्धवर्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है भाई, देखो 2πr होती है, वैसे तो मतलब पूरी तो 2πr, आधी होगी वो कितनी होगी हमारे पास πr होगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि 13 अर्धवर्तों की परिधि वो कितनी होगी। अब देखो हमारे पास अलग अलग जो त्रिज्याएं हैं तो वो परिधि क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि तो हमारे पास πr1 है, कितनी है हमारे पास चलो ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 13 अर्धवर्तों की परिधि की लंबाई क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लंबाई हम डायरेक्ट लिख देते हैं। लंबाई बराबर क्या होगा πr1 प्लस πr2 प्लस πr3, इसी प्रकार डॉट 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 वो कितनी होगी हमारे पास πr13। आगे बात समझ में आपको। तो हम यहाँ से पाई है वो क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो लंबाई
तो हम यहाँ पर करेंगे लंबाई को हम L यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ से हमारे पास पाई कॉमन आएगा तो बीच में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक R13 तक यहाँ पर बचेगा, ठीक है। अब देखिए हम इसका यहाँ पर मान रख देते हैं, तो हमें यहाँ पर R1 R2 R3 और R13 का यहाँ पर मान रख दिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि L बराबर हमारे पास क्या होगा, पाई तो हम बाहर ले लिया। अब देखो ये क्या है, एक हमारे पास प्रथम पद भी और हमारे पास अंतिम पद भी, इनका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग का हमारे पास सूत्र क्या होता है, हम यहाँ पर एस एन बराबर हम लिखते हैं ना कि n/2 और प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। तो ये सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 13 करना है, यानी जो कितने पद हैं यहाँ पर 13 पद हैं, तो n का मान कितना होगा 13/2, ठीक है। और प्रथम पद कितना है 0.5 है और प्लस अंतिम पद वो कितना है 6.5 है। तो अब हम इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। L बराबर है पाई और 13/2, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.5 और 6.5 कितना आ जाएगा 7.0। अब देखिए L बराबर हम यहाँ पर मान रख लेते हैं कि पाई का मान कितना होता है भाई 22/7 और ये कितना है भाई 13 × 7/2। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 2 से 22 कितने बार कटेगा 11 बार। तो यहाँ पर L बराबर लिखेंगे अपन 11 × 13, कितना लिखेंगे 11 × 13। तो L बराबर हमारे पास कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे 13 एकम 13 और 13 एकम 13 एक कितना हो जाएगा 14। तो L बराबर हमारे पास कितने जो लंबाई आएगी 143 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो 13 अर्धवर्त है उनकी हमारे पास जो लंबाई है वो कितनी है 143 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आप इसको एक बार और देखें तो आपको और भी बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसकी ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, यानी इस पंक्ति में कितने भाई 20 लट्ठे हैं, उससे ऊपर वाली में कितने हैं 19 लट्ठे हैं, उससे ऊपर वाली में 18 है, उससे ऊपर वाली में 17 है, उससे ऊपर वाली में 16। इस प्रकार हमें एक समांतर श्रेणी है वो हमें दी गई है, ठीक है। अब देखिए कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, हमें टोटल कितने लट्ठे दिए गए हैं 200 और तथा सबसे ऊपरी जो पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, जो ऊपरी जो पंक्ति होगी उसमें हमारे पास कितने लट्ठे आएंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है कि 200 लट्ठे दिए गए हैं पूरे, तो SN बराबर है यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें 200 लट्ठे लिख लेंगे, ठीक है। और हमें अब देखो निचले वाली पद जो पंक्ति उसमें कितने लट्ठे दिए हैं 20 है, तो हम A बराबर कितना रखेंगे 20 रखेंगे, ठीक है। A1 और A2 बराबर हम रखेंगे उसमें 19 है, ठीक है। तो यहाँ से हम D भी ज्ञात कर सकते हैं ना, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। और अब यहाँ पर लिखेंगे हमें कि सार्वय अंतर वो क्या होगा हमारा D, और D होगा A2 माइनस A1। तो इसको हम हल करेंगे तो A2 का मान है 19 है, A1 का मान कितना है 20, हमारे पास सार्वय अंतर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे हमें कि पहले तो हम यहाँ पर पदों की संख्या वो कितनी निकालेंगे, यानी जो कितनी पंक्ति यानी वो पंक्ति निकालेंगे, ठीक है। तो पहले पंक्ति निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हमें SN बराबर दिया है, हमारे पास प्रथम पद है वो भी है और हमारे पास D है वो भी है। तो इसके लिए हमें सूत्र क्या लगाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि SN बराबर है वो क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 × D होता है। तो SN का मान तो हमारे पास है 200। अब देखो n का हमें मान पता नहीं है तो n/2 हम 2 रखेंगे। 2a का मान कितना है 20 है तो 2 × 20 करेंगे और n का मान हमें पता नहीं है और D का मान हमें पता है कितना है -1 है। तो ये तो 200 है बराबर n/2, इसको हम गुणा करेंगे तो 40 और इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई माइनस, और इसको मतलब ये माइनस में हो जाएगा माइनस से, इसको हम अंदर गुणा करेंगे तो n और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे, देखो इसको यदि यहाँ से गुणा कर दें तो हमारे पास कितना आएगा 400 आएगा और इसको अंदर गुणा करेंगे तो 40n माइनस n स्क्वायर और प्लस में n आएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है
कि ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गई, तो हमें क्या करना होगा, इसका गुणनखंड करना होगा। तो एन स्क्वायर हम इधर लेके आएंगे और इसको यहाँ से करें 41n होगा, तो ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 41n, ये प्लस में 400 है ही और बराबर में कितना होगा 0। तो अब हमें जो 400 का हमें इस प्रकार फैक्टर करना है ताकि जोड़े घटाएं तो हमारे पास कितने आए, माइनस में 41 आए, और गुणा करें तो हमारे पास कितने आए, 400 आए। कितने आए हमारे पास, 400 आए। तो अब आपको 400 के फैक्टर करने हैं, तो 400 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास है, हम विचार करें तो हमारे पास क्या होंगे भाई, 16 और 25 देखिए आप हैं, 16 और 25 को यदि गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 16 पंजो, ठीक है जी, 16 दूनी 32 और 32 राट 40, हाँ ठीक है भाई। इसको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 400 आएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, तो अब माइनस में लेके आना है तो हमें दोनों माइनस में ही रखेंगे, माइनस में दोनों रखेंगे तभी हमारे पास कितना आएगा माइनस में 41 है, 5 1 2 3 रे कितना हो जाएगा 4, माइनस में 41 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो एन स्क्वायर माइनस में 41 को हम क्या लिखेंगे, माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस में 400 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आएगा n, तो n माइनस हम 16 करेंगे और यहाँ पर क्या आएगा 25, तो ये माइनस से 25 यानी कि कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा n, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 16, ठीक है, बराबर में 0। यहाँ से हम n माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा अंदर n माइनस 25 बराबर में 0। यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि जब n माइनस 16 बराबर 0 हो तो n बराबर कितने पद होंगे हमारे पास है 16, और जब n माइनस 25 बराबर 0 हो तो n बराबर कितने होंगे हमारे पास है 25। ठीक है, अब देखो, अब हमें ज्ञात करना है कि जो पहली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं। तो अब देखिए, पहली पंक्ति के लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर की पंक्ति है उसमें कितने लट होंगे भाई। तो अब देखिए हमारे पास है पंक्तियों संख्या, एक तो है हमारे पास 25 और एक हमारे पास क्या है 16 है। ठीक है, तो हमें पहले ज्ञात कर लेते हैं कि जो 16 पंक्ति है उसमें हमारे पास कितने लट्ठे आएंगे। तो ए हम 16 निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, ए प्लस 15d होता है। तो ए 16 का मान हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए का मान कितना है 20 है, 15 इंटू डी का मान भाई कितना भाई आया था हमारे पास माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 रखेंगे, तो 20 माइनस 5 तो कितना हुआ भाई 5। तो 16वीं पंक्ति है और उसमें कितने लट है भाई 5 हैं, कितने हैं 5 लट हैं। और यदि हम 25वीं जो पंक्ति है उसमें यदि निकाल लें, पहले तो हमारी उसमें तो 20 लट थे और जो 16वीं उसमें कितने हैं भाई 5 लट हैं। इसी प्रकार जो 25वीं पंक्ति है उसमें देखिए कितने लट हैं, तो यहाँ पर हम निकालेंगे ए प्लस हम 24d कर सकते हैं, बिल्कुल ए का मान 20 है प्लस 24 इंटू कितना होगा माइनस में 1, और आगे देखिए 20 माइनस कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर कितना होगा भाई माइनस में 4, कितना होगा माइनस में 4। अब देखिए कि जो लट्ठों की संख्या है वो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो हम कहेंगे जो 16 पंक्ति है 16वीं पंक्ति है उसमें हमारे पास कितने लट है 5 लट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः 16 पंक्तियाँ हैं और 16 पंक्तियों में 200 लट रखे गए और जो 16वीं पंक्ति में वो कितने हैं 5 लट रखे गए हैं। अतः 16 पंक्तियों में 200 लट हैं, 200 लट हैं, और 16वीं पंक्ति में कितने लट होंगे भाई 5 और लट है। आगे बात समझ में आपको। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि एक आलू दौड़ यानी पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी जो पहला आलू है वो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, यानी कि जो पहला है वो 5 पर है, उसके बाद जो भी है वो 3 मीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ पर 3 है, इसके बाद वो भी कितनी है 3 है, इन दोनों के बीच के जो आगे की दूरी वो कितनी 3 पर है। तो यानी प्रथम स्थान से वो कितनी होगी, या बाल्टी से दूरी है तो जी 8, उसके बाद 8 3 11 हो जाएगी, उसके बाद 11 और 3 14 हो जाएगी। इस प्रकार वो दूरी है। ठीक है, तो रखा गया, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, यानी टोटल कितने हैं भाई 10 आलू है। तो आगे देखिए ये वो लड़की है, तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। ये जो
प्रतियोगी जो इसमें भाग लेती है दौड़ में, वो यानी वहाँ से बाल्टी से मतलब चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। निकटतम आलू को उठाती है, मतलब पहले कौन सा उठाएगी, 5 मीटर की दूरी पर वो उठाएगी और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, यानी पहले यहाँ तक और उसके बाद वापस आकर डालती है, लेती है और उसको डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, तो दूसरा उठाने के लिए उसकी कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 8, आने के लिए 8 वापस, ठीक है। और वो उठाकर वापस मैंने बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। और इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अब देखो कुल हमें दूरी पूछी है कितनी है। देखो पहले वो आलू यहाँ से देखो 5 मीटर की दूरी पर है, तो वो क्या करेगी, यहाँ से आएगी, उसको आलू को उठाएगी, फिर वापस जाएगी, तो 5 आई और 5 गई, तो कितनी हो जाएगी 10। और वापस जो उसके आगे है वो कितनी दूरी पर भाई 8 पर है, यानी 5 3 कितना हो जाएगी 8 है, तो वहाँ पर 8 दूरी तय करेगी, वापस 8 दूरी तय, 8 8 16, ठीक है। इस प्रकार हमें जो भी आगे की दूरी उसको हमें 2 से गुणा करना है ताकि वो आने और जाने की दूरी इसके अंदर काउंट हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमें दूरी याद करनी है, तो हम डायरेक्ट वो दूरी लिख लेते हैं कि पहला आलू उठाने के लिए तय की गई दूरी वो कितनी होगी हमारे पास है। हमने वो दूरी भाई मान ली a, मान ली कितनी, मान ली a1 मान ली, वो कितनी हो जाएगी, देखो 5 जाती है और 5 से वापस आती है, तो कितनी हो जाएगी 2 × 5 बराबर 10 मीटर में दी हुई है, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। और दूसरा आलू उठाने के लिए तय की गई दूरी हमने मान ली 82 है, तो वो कितना होगा भाई हमारे पास है, वो देखो 5 यानी 3 आ गई है, तो हम यहाँ पर करेंगे 5 + 3 है, कितनी हो जाएगी 8, और 8 जाएगी और 8 ही आएगी, तो कितनी हो जाएगी 2 × 8, 8 दूनी 16 मीटर, ठीक है ना। या फिर आप जो लिखना चाहिए वो भी पहले भी मतलब एक जो बना सकते हैं कि वो कितनी दूरी मतलब तय करेगी, पद है वो कितनी दूरी पर है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और तीसरा आलू उठाने के लिए तय की गई दूरी कितनी होगी भाई, देखो 8 तक आ गई हमें और 8 के बाद 3 मीटर और है, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो 11 जाएगी और 11 ही आएगी, तो हमारे पास 11 दूनी 22 मीटर हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार हमें जो 10 पद्धतों को वो मतलब जाती है, यानी 10 आलू है उसको लेकर आती है, तो हमें जो 10वां आलू है, कौन सा आलू है, 10वां आलू यानी उठाने के लिए तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, हमने मान लिया भाई A10 है, कितना है हमारे पास A10 है। तो यहाँ पर या तो हम देखो यानी जो कितने पद है वही कितनी दूरी हुई वो हम यहाँ पर काउंट करके लिख सकते हैं, या फिर इसको हम छोड़ देते हैं ताकि हमारे पास, अब देखो 10 पद है, कितने पद है 10 पद है। यदि हमारे पास प्रथम पद होता और अंतिम पद होता हम उसको जोड़कर और 10/2 कर लेते और डायरेक्ट हम उसको कर सकते थे, लेकिन अब देखो हम इसको जो सूत्र है उससे ही हल कर लेते हैं। देखिए कि हमें याद करना है कि कितने पदों तक है भाई 10 पदों तक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पदों की संख्या कितनी है भाई, पदों की संख्या यानी आलू की जो संख्या कितनी है भाई 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो S10 लगा लेते हैं और 10/2 कर लेंगे और उसके बाद 2 × A का मान कितना होता है भाई हमारे पास यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे प्लस n-1, n कितना है 10-1 और d का मान कितना होगा भाई, देखिए यहाँ पर है कि 16 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई 6, 22 में से हम 16 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 6, तो सारों अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कि 10/2 कितना हो जाएगा 5 और 10 दूनी 20 और 9 छिकी कितना होता है भाई 54, और आगे देखिए 5 × इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 74, इसको हम गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और 7 35, 35 और 2 37, तो कितने हो गए हमारे पास 370 है। अब जो कुल दूरी है वो कितनी है हमारे पास 370 मीटर की दूरी उन्होंने जो भी प्रतियोगी उन्हें तय करनी पड़ी, ठीक है। तो प्रतियोगी द्वारा जो चली गई दूरी वो कितनी है भाई 370 मीटर है, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा देखना, या आपको शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि जो पहली दूरी है वो कितनी है भाई 5 मीटर है और दूसरी कितनी होगी हमारे पास
5 + 3 बराबर 8 होगी, ठीक है। और तीसरी कितनी होगी, ठीक है। तो 8 + 3 कितनी हो जाएगी, 11, ठीक है। अब देखो इसकी हमें 2 गुणी करनी है, कितनी होगी 10, इसका 2 गुणा 16, इसका 2 गुणा 22। इस प्रकार आपको ये जो श्रेणी है आपको बनानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अब देखो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि हमारा जो भी नई वीडियो डालें हम वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।